नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रत्याशा मिश्रा आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। और मैं कराती हूं आरओ मेंस के हिंदी के पेपर की तैयारी। हिंदी पार्ट बी में हमने कवर कर लिया है विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, और अब हम पढ़ेंगे तत्सम तद्भव। लास्ट वीडियो में हमने वाक्यांश के लिए एक शब्द के अंतर्गत आरओ के पेपर देखे थे, और आज के वीडियो में हम सबसे पहले वाक्यांश के लिए एक शब्द के यूपी पीसीएस मेंस, लोअर सबऑर्डिनेट और एपीओ के पेपर्स देख लेते हैं, और फिर हम रुक करेंगे तत्सम तद्भव की ओर। और दूसरी चीज़ ये कि हमारे जिन सब्सक्राइबर ने या तो जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, अगर उनमें से किसी ने हमारे वीडियो की किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो मिस कर दिया है, तो सभी वीडियोज़ के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए। अपनी तैयारी को और अधिक बेहतर बनाकर अपने सिलेक्शन पक्का करने के लिए आप ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप। इसकी भी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। इसके अलावा हमारे पीडीएफ्स भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ही प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द के यूपी पीसीएस आरओ के सारे पेपर हमने प्री मेंस के अब तक के जितने भी पेपर्स हुए हैं उनको हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया है। और आज हम जो है यूपी पीसीएस मेंस के पेपर्स देखते हैं और एपीओ के पेपर देखेंगे, लोअर सबऑर्डिनेट के पेपर देखेंगे। शुरू करते हैं। आतिथ्य सत्कार की भावना को आतिथ्य कहते हैं। जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत, जिसका दमन किया गया हो दमित, जिसका उत्तर न दिया गया हो अनुत्तरित, तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ को कहते हैं प्रत्युत्पन्न मति। यूपी पीसीएस मेन 2015 उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहते हैं। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो युयुत्सु कहते हैं। जिसकी माप तौल हो सके परिमेय कहते हैं। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी कहलाता है। जिस पर आक्रमण हुआ हो आक्रांत कहलाता है, और जिसने आक्रमण किया है वो आक्रांता होता है। तो आक्रांत और आक्रांता का सिर्फ ये आ की मात्रा का अंतर है, इसको ध्यान रखिएगा कि ऐसा ऑप्शन में हो सकता है कि आक्रांत भी हो और आक्रांता भी हो। तो आप पहले प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा और अपना जिस पे आप टिक कर रहे हैं वो भी ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि माइनस मार्किंग है भैया। यूपी पीसीएस मेंस 2014 जो मुश्किल से प्राप्त हो दुष्प्राप्य, वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके। आशु कवि। समान रूप से ठंड और गर्म को कहते हैं समशीतोष्ण। यूपी पीसीएस मेन 2011 जो देखने के योग्य हो दर्शनीय, जो कहा न गया हो अकथित, जिसका उत्तर न दिया गया हो अनुत्तरित, परंपरा से सुना हुआ अनुश्रुति, अपने मत को मानने वाला स्वमतावलंबी। और जो दायर मुकदमे का यूपी पीसीएस मेन 2013 जो दायर मुकदमे का बचाव करे प्रतिवादी, जो छाती के बल गमन करता है उसको कहते हैं उरग। इसको जो ये मैं बता रही हूँ, जो इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये जो इसमें ये प्रश्न आया है जो छाती के बल गमन करता है, ये प्रश्न कई तरीके से पूछा गया है। तो अभी आप जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें आप ध्यान से रखिएगा, बस इसको इस वक्त अभी ध्यान रखिएगा कि जो छाती के बल गमन करता है उसको क्या कहते हैं, उरग कहते हैं। जिस पर विश्वास किया गया हो विश्वसनीय, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु धरोहर, जिस समय बहुत मुश्किल से भिक्षा मिलती हो दुर्भिक्ष कहते हैं। जैसे जो अकाल का समय होता है उस समय पे भिक्षा भी बहुत मुश्किल से मिलती है, इसीलिए अकाल का एक दूसरा नाम दुर्भिक्ष भी है। यूपी पीसीएस मेन 2012 अन्य से संबंध न रखने वाला अनन्य, कही हुई बात को बार बार कहना पिष्ट पेषण, जो आसानी से प्राप्त किया जा सके सुलभ। यूपी पीसीएस मेन 2009 व्यर्थ खर्च करने वाला अपव्ययी, नष्ट न होने वाला अनश्वर, संदेश ले जाने वाला संदेशवाहक, जिस स्त्री का पति जीवित है सधवा, जिसकी गहराई मापी न जा सके अथाह। यूपी पीसीएस स्पेशल मेन 2008 जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद करे प्रतिवादी, वह लड़की जिसका विवाह होने को है वैवाहिकी, जिसका ईश्वर में विश्वास हो आस्तिक, वह जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु, वनस्पति का आहार करने वाला वनस्पत्याहारी। इसके बाद से फिर यूपी पीसीएस मेन 2010 जो कठिनाई से मिलता है दुष्प्राप्य, पृथ्वी से संबद्ध पार्थिव, जो आँखों से परे है परोक्ष, जो पूर्व में था पर अभी नहीं है भूतपूर्व, जिसे जानने की इच्छा है जिज्ञासु। यूपी पीसीएस मेन 2008 जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। देखिए ये जिसे जानने की इच्छा है, और यही ये 2010 में पूछा और यही 2008 में पूछा है जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। भाव समझिए, दोनों प्रश्नों का भाव एक ही है। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो अजात शत्रु। अब देखिए यहाँ पर इसने लिख दिया है जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो, इसको भी अजात शत्रु कहते हैं, और वह जिसका कोई शत्रु ना हो वह भी अजात शत्रु। पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री परित्यक्ता, हाथी की तरह चलने वाली स्त्री गजगामिनी, जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित।
यूपी पीसीएस मेन 2007, पैर से मस्तक तक आपाद मस्तक, जिसकी जाने की कोई तिथि ना हो, जिसकी आने की कोई तिथि ना हो, अतिथि नीले रंग का कमल नीलोत्पल, जो कभी कभी उत्पन्न हुआ हो, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, नवजात, जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो, अविवेकी। यूपी पीसीएस मेन 2006, जहाँ खाना मुश्किल से मिलता है, जहाँ खाना मुफ्त मिलता है, सदावर्त, जो मांस न खाता हो, निरामिष, जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है, नास्तिक, जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, पसीने से उत्पन्न होने वाला, स्वेदज। यूपी पीसीएस मेन 2005, जिसे बुलाया न गया हो, अनाहूत, जो गणना के योग्य हो, नगण्य, जो कुछ नहीं जानता, अज्ञ, मन की बात जानने वाला, मर्मज्ञ, धरती व आकाश के बीच का स्थान, अंतरिक्ष। यूपी पीसीएस मेन 2004, बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य, स्मरणीय, जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता है, अग्रसोची, प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री, प्रियंवदा, जो मृत्यु के मुख में आने को है, मरणासन्न, जिसको जीतने वाला कोई पैदा न हुआ हो, अजात शत्रु। यूपी पीसीएस मेन 2004, जो जरा भी खर्च करने में आनाकानी करता है, मितव्ययी, जिसका कभी अंत न होने वाला हो, अनंत, जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, अकथनीय, जो सब कुछ उदारता से देना जानता है, औदार्य दाता, गुरु के समीप रहने वाला छात्र, अंतेवासी। यूपी पीसीएस मेन 2003, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए, खग्रास, जिसे वाणी व्यक्त न कर सके, अवर्णनीय, जिसके आने की तिथि न हो, अतिथि, जिसका कोई शत्रु उत्पन्न न हो, अजात शत्रु, जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो, अविवेकी। यूपी पीसीएस मेन 2002, दूध, दही, घृत, शर्करा, मधु मिश्रित वह पदार्थ जो देवताओं और भगवान को स्नान हेतु बनाया जाता है, पंचामृत, जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो, अविधिक या अवैध। इसके दो शब्द होते हैं इसके लिए, अविधिक या अवैध, ये दोनों सही हो सकता है। ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो, आकाश वृत्ति, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति, ज्ञान चक्षु, पृथ्वी और ग्रहों के बीच का स्थान, अंतरिक्ष। यूपी पीसीएस मेन 2011, जो पढ़ना लिखना जानता हो, साक्षर, जिसको जाना नहीं जा सकता, अज्ञेय, जिसकी कोई सीमा न हो, असीम, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। इसके बाद हम देख लेते हैं, इसमें एक और है जिसका आदि व अंत न हो, इसको कहते हैं अद्यांतेतर। यूपी पीसीएस मेन 2000, जो व्यक्ति अधिक बोलता हो, वाचाल, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, अभियुक्त, जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो, वैयाकरण, दोपहर के बाद का समय, अपराह्न। यूपी पीसीएस लोअर मेन, लोअर पे अब हम शुरू करते हैं 2009, ऐसी कन्या जिससे विवाह का वचन दिया गया हो, वाग्दत्ता, बाएं हाथ से काम करने वाला, सव्यसाची। सव्यसाची जो है अर्जुन का एक दूसरा नाम भी है, ये अर्जुन का पर्यायवाची भी है, सव्यसाची, ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्री में पर्यायवाची पूछता है, मेंस में तो नहीं पूछता, लेकिन सव्यसाची जो है वो अर्जुन का एक दूसरा नाम भी है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहते हैं, किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना, छिद्रान्वेषण कहते हैं इसे, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, सदावर्त। यूपी पीसीएस लोअर स्पेशल मेन 2008, जिस भूमि में कुछ पैदा नहीं होता उसे बंजर या ऊसर भी कहते हैं। राजकीय धन को किसानों की सहायतार्थ दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, सहायकी कहते हैं। वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो वह होता है वातानुकूलित। जीवन के अंश को लेकर लिखा गया जो होता है उसको क्या कहते हैं, खंड काव्य कहते हैं। जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो उसे स्थानापन्न कहते हैं। यूपी पीसीएस लोअर स्पेशल मेन 2018, जो आधी अवधि तक काम करता है उसको अर्धकालिक कहते हैं। जो किसी की एवजी में कार्य कर रहा हो उसे स्थानापन्न कहते हैं। स्थानापन्न के लिए एक और हमने यहाँ पर अभी ऊपर पढ़ा है कि जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो और जो किसी की एवजी में कार्य कर रहा हो। एवजी का मतलब यही है कि किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्य कर रहा हो तो उसको क्या कहते हैं, स्थानापन्न कहते हैं। जो वेतन लिए बिना कार्य करे अवैतनिक कहते हैं उसे। जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो उसको पदेन या प्रभारी कहते हैं। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो उसे अंशकालिक कहते हैं। यूपी पीसीएस लोअर स्पेशल मेन 2006, जो पेट के बल चलता हो उरक। देखिए यहाँ एक जगह छाती के बल चलता है फिर पेट के बल चलता हो उसको भी उरक कहते हैं।
इसमें ज़्यादातर सरीसृप जो वर्ग के जो होते हैं उन्हें कहते हैं, वो उरग, उनको उरग कहा जाता है। जनरली उरग जो है एक कैटेगरी मानी गई है उसकी। जिसको छोड़ा ना जा सके अत्याज्य, जिसका उत्तर नहीं दिया जा सके अनुत्तरित, जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके अनुल्लंघनीय, जो आंखों से सुनता हो श्रवण चक्षुक। और फिर यूपीपीसीएस लोअर मेन 2004 गोद लिया हुआ को कहते हैं दत्तक। 100 वर्ष का जो समूह होता है उसे शताब्दी कहते हैं। जिसे कर्तव्य न सूझ रहा हो अथवा क्या करें क्या न करें की स्थिति जो होती है उसे किम कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। दो भिन्न भाषा भाषियों के मध्य मध्यस्थता रखने वाले को द्विभाषिया कहते हैं। विष्णु के उपासकों को वैष्णव कहा गया है। यूपीपीसीएस लोअर मेन 2003 जो स्त्री कविता रचती है कवयित्री। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो कुलीन। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित। यूपीपीसीएस लोअर मेन 2002 12 से 16 वर्ष की आयु की नायिका को किशोरी कहा जाता है। जिसको क्षमा न किया जा सके अक्षम्य। जिस पर मुकदमा चल रहा हो अभियुक्त। पुस्तक की हाथ से लिखी हुई प्रति पांडुलिपि जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु। यूपीपीसीएस लोअर स्पेशल मेन 2002 जो व्याकरण जानता है व्याकरण। जो बहुत भाषाएं जानता है बहुभाषाविद। जो धरती फोड़ कर जन्मता हो उद्भिज। जो पहले कभी नहीं सुना गया अश्रुतपूर्ण पूर्व। जो परायों का हित चाहता हो परहितकारी या परोपकारी। यूपीपीसीएस लोअर मेन 1998 जंगल में लगी हुई आग को दावानल या दावाग्नि कहते हैं। जिसे वेतन न मिलता हो अवैतनिक। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी। जो भेदा या तोड़ा न जा सके अभेद्य। जो कम बोलता हो मितभाषी। यूपीपीसीएस लोअर मेन 1990 जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक। जो अधिक बोलता हो वाचाल। जो भवन गिर गया हो खंडहर। जिसने उधार लिया हो ऋणी। जहाँ सेना रहती हो सैन्यवास। जो नीतिवान हो नीतिज्ञ। जिसके सिर पर बाल न हो उसको कहते हैं खलवाट। हिंदी में उसको खलवाट कहते हैं। शुद्ध जो शब्द है उसका वो खलवाट ही है। जो बदला न जा सके अपरिवर्तनीय। जिसमें उत्साह न हो निरुत्साही। तो ये हो गया हमारा जो लास्ट हमने पढ़ा था अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द। उसमें आरो यारो हम देख चुके थे। उसके अतिरिक्त जो अन्य पेपर हैं हुए हैं जिसमें कि पीसीएस के और लोअर सबऑर्डिनेट के पेपर और उसके अतिरिक्त जो जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं आरो के अतिरिक्त उनका एक कलेक्शन ये है। आप इसको भी तैयार कर सकते हैं। और इसके बाद से चलिए अब हम शुरू कर लेते हैं तत्सम तद्भव। जो अगला जो चैप्टर है हमारा वह है तत्सम तद्भव कि तत्सम क्या है और तद्भव क्या है। इससे भी जो क्वेश्चन आते हैं वो 6 क्वेश्चन आते हैं 12 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं। तत्सम जो होता है उसका जो अगर आप संधि विच्छेद कीजिए तो होता है तत् धन सम से मिलकर के तत्सम बनता है। इसका मतलब होता है उसके समान। अर्थात कि हिंदी के जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों ग्रहण कर लिए गए हैं हिंदी के लिए हिंदी में प्रयोग के लिए और उनका कोई भी किसी भी तरीके का कोई ध्वनि परिवर्तन उनमें नहीं हुआ है वह कहलाते हैं तत्सम। जैसे अग्नि। अग्नि को हम हिंदी में भी अग्नि की तरह ही प्रयोग करते हैं। वायु मातृपितृ शब्द आप देखते हैं। प्रकाश शब्द देखते हैं। सूर्य देखते हैं। ये सभी क्या है ये सभी मूलतः संस्कृत के शब्द हैं लेकिन हिंदी में ये ज्यों के त्यों इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस तरीके के जो भी शब्द होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव। तद्भव जो है वो उसका मतलब होता है कि उससे उत्पन्न। तद धन भव से मिलकर के तद्भव बना हुआ है और इसका मतलब होता है कि उससे उत्पन्न। उससे का मतलब संस्कृत भाषा से उत्पन्न। यहाँ पे उससे जो शब्द है तद का मतलब है उससे और उससे का यहाँ पे जो परिप्रेक्ष्य लिया गया है वो लिया गया है संस्कृत भाषा से। तो संस्कृत भाषा से जो उत्पन्न शब्द हुए उन्हें तद्भव शब्द कहा गया। मतलब संस्कृत के वे शब्द जिनका कि हिंदी में रूप बदल जाता है उन्हें तद्भव कहते हैं। जैसे हरिद्रा का बदलते बदलते हल्दी। शलाका से सलाई। महिष से भैंस और उष्ट्र आप ले लीजिए जैसे ऊँट। बंगड़ से बैगन के लिए कहा गया है। बंगड़ शुद्ध शब्द है बैगन का। इस तरीके के जो शब्द होते हैं इस तरीके से जो शब्द बदल गए कालांतर में भविष्य में बोलते बोलते जो बदल गए जो शब्द उन्हें तद्भव कहा गया। अगर आप हिंदी भाषा का विकास देखिए तो ये इनमें बदलाव किस तरीके से है। तो सबसे पहले जो सबसे प्राचीनतम भाषा है हमारी वह है संस्कृत। संस्कृत से थोड़ा सा रूप उसका परिवर्तित हुआ
बोलते बोलते तो वह पाली में बदल गया। फिर प्राकृत आई, फिर प्राकृत के बाद से अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद से अवहट, अवहट के बाद हिंदी। सोचिए इतने स्तरों को पार करके संस्कृत के बाद से ये हिंदी, संस्कृत से सीधे हिंदी नहीं बनी, इतने सारे क्रमों को, इतने सारे स्तरों को पार करने के बाद से जो भाषा बनी वह हिंदी बनी। इसमें खड़ी बोली और इसको और अधिक परिमार्जित करते करते ये आज जिस रूप में हम इसे बोलते हैं वह हिंदी भाषा बन करके तैयार हुई। फिर तो हिंदी भाषा के विकास में क्या होता है कि इन शब्दों को तोड़ने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जो हिंदी के जो मूलतः संस्कृत के शब्द थे उनमें बहुत सारे ऐसे शब्द थे जिनका कि उच्चारण व्यक्ति नहीं कर सकता था। तो ये मनुष्य का स्वभाव है कि वो सबसे पहले अपनी सुविधा देखता है, तो अपनी सुविधा के हिसाब से वो क्या करता है, शब्दों को तोड़ना मरोड़ना शुरू कर देता है और उसी तरह वो टूटते मरोड़ते वह शब्द धीरे 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 करके कालांतर में बदलते चले जाते हैं। ऐसे बहुत से शब्द हुए, तो जो शब्द मूलतः संस्कृत के रह गए वो तत्सम कहलाए और जो बदल गए वो तद्भव कहलाए। तो ये उत्पत्ति, इसी को कहते हैं उत्पत्ति के आधार पर विभाजन। तो उत्पत्ति के आधार पर अगर आप शब्दों का विभाजन देखेंगे तो उसमें केवल तत्सम तद्भव नहीं है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशी है, शंकर है। कुल 5 प्रकार के आपको मिलते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार। लेकिन हमें पढ़ना क्या है, सिर्फ तत्सम और तद्भव, हमें देशज, विदेशी और संकर शब्द नहीं पढ़ने हैं। तो अब देखते हैं हम कि जो हमारा पुराना पेपर है वहाँ से हम फिर से शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें आपको अल्फ़ाबेटिकल आपको तत्सम तद्भव भी किताबों में बहुत आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन ये कुछ 400, 500, 700 ऐसे शब्द होंगे जिनको कि प्रत्येक को याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो हमारे जो पुराने पेपर्स होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं चीज़ों को बार बार दोहराने में और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है उन्हें समझने में और सीखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं सबसे पहला जो है हमारा शब्द, यह है थाली। ये यूपी आरओ में प्री है 2016 का, इसमें जो पूछा गया था यह थाली का तत्सम रूप है। तो थाली का जो तत्सम रूप होता है वो होता है थाली। चबूतरा का है, इसको कहते हैं चरवुतरा। एक इसमें निम्न में से एक तद्भव शब्द है, तो पंजर, पांचाली, पंडित और पंजीरी। तो इसमें जो पंजीरी है वह तद्भव शब्द है। पंजर, पांचाली और पंडित, ये तीनों जो हैं आपके ये तत्सम शब्द हैं। इसके बाद से फिर है एक तद्भव शब्द है पूंजी, नयन, मूर्ख, शकुन। तो जो पूंजी है वह तद्भव है, क्योंकि ये मूल जो इसका शब्द है तत्सम शब्द जो है वह है पुंज। नयन, मूर्ख और शकुन ये तीनों तत्सम शब्द हैं। बेंत का तत्सम शब्द जो होता है वह है वेत्र। वेत्र बेंत का तत्सम शब्द है। इसके बाद से फिर अगला प्रश्न है ऊन का तत्सम। ऊन का तत्सम दिया है, इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं वह है ऊन्य, ऊर्ण्य, ऊर्ण्य, ऊरण और ऊर्ण। तो ऊर्ण जो है ये ऊन का तत्सम शब्द है। ठीक है, तो ऊन का अर्थ है भेड़ या बकरी के रोएं, जिससे कंबल या दूसरे गर्म कपड़े बनते हैं। और इसके लिए एक और शब्द, इसका एक और अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है कम या थोड़ा या तुच्छ के लिए जो है ऊन शब्द का भी ये भी अर्थ होता है, थोड़ा, कम या तुच्छ व्यक्तियों के लिए भी ऊन शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऊन स्त्रियों के व्यवहार के लिए एक प्रकार की मतलब छोटी तलवार का नाम है। इसको आप ये कह सकते हैं कि जो ऊन जो है वो छोटी जो तलवार, कटार जिसको बोलते हैं, कटार जिसे बोला जाता है, जो प्राचीन समय में राजपूताना में जो महिलाएं अपने पास अपनी सुरक्षा के लिए रखा करती थी, उनको भी ऊन कहा जाता है। इसके बाद से फिर अगला प्रश्न है जामुन का तत्सम है। तो जामुन का जो तत्सम इसमें दिया है, ऑप्शन जो दिए हैं वो दिए हैं यामुन, यामुड़, जम्बू, जाम्बूर। तो इसका जो है जामुन का तत्सम जो होता है वो होता है जम्बू। निम्न में से एक तत्सम शब्द है। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इसमें जो दिया है यह है अनहित, विनती, डाकिनी, अटारी। तो इसमें तत्सम शब्द जो है वो है डाकिनी और बाकी सभी तद्भव शब्द हैं। इसमें अटारी का अट्टालिका होगा, विनती का विनती होगा, ठीक है। और अनहित जो शब्द है इसका ये एक तरीके का ये तत्सम शब्द है, सॉरी डाकिनी तत्सम शब्द है। और अनहित एक तद्भव शब्द है अटल, आतुर, अतिथि, अजिर। तो इसमें जो अटल है ये तद्भव शब्द है। इसके अतिरिक्त अजिर, अजिर का जो है ये अर्थ होता है इसका आंगन या सहन के लिए का प्रयोग होता है। इसका एक अर्थ होता है वायु के लिए या हवा,
और इंद्रियों का के जो विषय होते हैं उनको भी अजिर कहा जाता है। अतिथि जो है वो घर आया व्यक्ति, अभ्यागत इसके लिए मेहमान, पाहुन कुछ भी कह सकते हैं आप। वह सन्यासी जो किसी स्थान पर एक रात से अधिक न ठहरे, या इसके लिए एक बहुत सुंदर सा साहित्यिक शब्द है, इसको बोलते हैं व्रात्य। और आतुर, आतुर का मतलब व्याकुल, व्यग्र, घबराया हुआ या उतावला, अधीर, इन सब शब्दों के इसमें प्रयोग पड़ते हैं। तो ये मूलतः जो है ये तीनों तत्सम शब्द हैं। इसमें तद्भव जो शब्द है वो है अटल। अच्छा देखिए, कुछ अटल जो है वो तद्भव शब्द इसलिए क्योंकि अटल में टल शब्द जो है, टल शब्द के पहले उपसर्ग लगाया गया है तो जो कई हमारे तद्भव शब्दों का जो निर्माण किया गया उसमें उपसर्गों के प्रयोग के माध्यम से भी किया गया। तो इसमें क्या किया गया कि जो मूल शब्द थे उसमें कुछ उपसर्ग जोड़ करके भी तद्भव बनाए गए। इसी तरह कुछ मतलब जैसे चंद्रबिंदु या चरम बिंदु जिसको कहते हैं उसको भी उसका भी प्रयोग करके उपसर्ग बनाया गया, ये तद्भव बनाया गया। जैसे चांद, हंसना, ये सब जो है हमारे तत्सम शब्द के परिवर्ती रूप हैं। ये इसलिए इस तरह से इसको मतलब तद्भव बनाया गया है। इसको हम बहुत डीप में चला जाएगा, हम आगे इसमें जैसे जैसे उदाहरण आते जाएंगे हम इसको उस तरह से समझते चले जाएंगे। चना का तत्सम शब्द है चड़क। और अगला पेपर है यूपी आरओ एआरओ प्री 2014। नारियल शब्द का तत्सम है, तो इसमें नारियल का देखिए दोनों तत्सम हो सकता है, नारिकेल भी हो सकता है, नारीकेल भी हो सकता है। तो ये दोनों ही इसमें माना है, जो आयोग ने इन दोनों को ही सही माना है, ए और सी दोनों को। तो आप फिलहाल जो आयोग ने माना है वही आपको भी मानना है। और संशोधित कुंजी में इसको ए और सी दोनों विकल्पों को सही माना गया था। तो इसको ध्यान रखिएगा आप कि नारिकेल, इसमें नारिकेल या नारीकेल जो भी आप लिखेंगे वो दोनों सही होगा। हुलास शब्द का तत्सम रूप है, तो हुलास का तत्सम है उल्लास। उल्लास का बिगड़ा हुआ रूप है हमारा हुलास। उल्लास धीरे धीरे बिगड़ते बिगड़ते उसमें हुलास शब्द बन गया। कैवर्त्य, कैवर्त्य शब्द का जो तद्भव है वह है केवट। केवट के लिए संस्कृत में शब्द है कैवर्त्य। मक्खी शब्द का तत्सम है मक्षिका, ठीक है। और इसके अतिरिक्त आते हैं हम हल्दी का तत्सम है हरिद्रा। और गृध्र, गृध्र का तत्सम है गीध का तद्भव है गीध। सींग शब्द का तत्सम है श्रृंग। कौन तद्भव नहीं है इनमें से, पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तद्भव शब्द को ढूंढ करके निकालना है। तो द्वार, सायं, गिरस्ती, पाँव। तो जो सायं है यह तत्सम शब्द है। इसके अतिरिक्त द्वार, द्वार, गिरस्ती, गृहस्थी, पाँव, पाव, ठीक है। तो ये है आपका तद्भव शब्द, ये तीनों तद्भव शब्द हैं। सायं जो है वो तत्सम शब्द है। एकल का तद्भव है अकेला। करपट का तद्भव है कपड़ा। यूपी आरओ एआरओ मेन 2014। तो इसमें है अट्टालिका शब्द का रूप है, इसका तद्भव रूप जो है वो होगा अटारी। दीठ का तत्सम रूप है धृष्ट। और अगला जो है प्रश्न हमारा वह है इनमें से छांटना है कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो इसमें जो दिए हैं मृत्तिका, विकार, कपाट, कपूर। तो इसमें कपूर जो है वह तत्सम नहीं है, ये कपूर जो है कर्पूर का तद्भव है। कौन सा शब्द तद्भव है, तो इसमें कोयल जो है ये तद्भव है इसका। और कोकिला होता है, इसका तत्सम जो होता है वो कोकिला होता है। आश्चर्य, कंटक, उज्ज्वल, ये सभी तत्सम शब्द हैं। कर्पूर का तद्भव है कपूर, अच्छा सॉरी करपर, देखिए यहाँ पे शब्द लिखा है करपर, करपर का तद्भव है। तो ये इसमें देखिए करपर का इनमें से देखा जाए अगर तो चारों में से कोई भी तद्भव इसका नहीं है, क्योंकि करपर जो होता है वो उसका तद्भव रूप होता है कपाल या खोपड़ी। अगर करपर शब्द है तो या तो ये करपर का ये कर्पूर होगा, यहाँ पर या तो मिसप्रिंट हो गई है बड़े ऊ की मात्रा जो छूट गई है। अगर ये कर्पूर है तो इसका उत्तर तब कपूर हो सकता था, लेकिन चूंकि जो अगर गलती से भी ये करपर लिख गया है तो करपर का इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, क्योंकि करपर के लिए जो शब्द बनता है तत्सम तद्भव वो है कपाल या खोपड़ी। तो कौन सा शब्द तद्भव है, तो जल, नग्न, तीन, भ्रमर। तो तीन जो है वह तद्भव शब्द है।
तो अंकों को शब्दों में लिखने पर में एक जो लिखा जाता है, एक को छोड़ करके बाकी जितने भी होते हैं वो सभी तद्भव होते हैं। अगर कभी भी आपको इस तरीके से दे दे कि इनमें से कौन सा तद्भव है और उसमें किसी संख्या लिखा है, अगर एक लिखा है तो एक तत्सम है, एक को छोड़ करके बाकी सभी अगर 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से जो भी लिखे हैं वो सभी आपके जो है वो तद्भव होते हैं। ठीक है, अब हम अगला पेपर देखते हैं, यूपी आरओ एआरओ प्री 2013। इसमें पहला प्रश्न है ससुर। ससुर का तत्सम होता है श्वसुर। किसी कविता या पाठ को जोर से करना सस्वर पाठ करना कहलाता है। तो इसमें जो सस्वर है वह है किसी कविता के को या जोर से पाठ करने को या किसी भी पाठ को जोर से पढ़ने के लिए जो प्रयोग होता है वो उसको कहते हैं सस्वर। ठीक है, तो ये इस ससुर का विलोम नहीं तत्सम नहीं है। और स्वश्रु कोई शब्द नहीं होता है, ये कोई शब्द नहीं है। ठीक है, लेकिन एक शब्द होता है श्मश्रु, ये ऐसे लिखा जाता है, आधा श म और स्र पे छोटा ओ की मात्रा। ठीक है, इसका अर्थ होता है मूछ, मूछ को कहते हैं श्मश्रु। और इसके इस सास का तत्सम जो है वो होता है स्वश्री। सास, ससुर का तो आपको पता है श्वसुर, लेकिन सास का जो होता है वो होता है श्वश्री। मैं आपको लिख के दिखा दे रही हूँ, इस तरीके से जब लिखा जाएगा तो ये होता है सास का तत्सम। ठीक है, ससुर का कई बार पूछ चुका है, हो सकता है सास का भी पूछ दे। इसके बाद से अगला प्रश्न है ढीठ। इसका तत्सम होता है धृष्ट, ये इसके पहले भी देखिए पूछ चुका है। कौन सा तत्सम नहीं है? तो इसमें जो है रात तत्सम नहीं है क्योंकि रात्रि होता है। इंदु, दिनेश, मनोज ये सभी जो है तत्सम शब्द हैं। अगला प्रश्न है तिक्त का तद्भव। तो तिक्त का तद्भव होता है तीता, और इसके अतिरिक्त तीखा एक तद्भव शब्द है जिसका कि तत्सम तीक्ष्ण होता है। तो तीखा जो है इसका तत्सम जो होता है वो तीक्ष्ण होता है, इसलिए इसका तीखा, तिक्त का तीखा नहीं होगा, तीता होगा तिक्त का। ठीक है, पांचवा प्रश्न है तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए इसमें से। तो आधा जो है वो आपका हो गया, ये तद्भव शब्द हो गया। अर्ध इसका जो है आधा, अर्ध जो है इसका ये तत्सम शब्द होता है। कूप का तद्भव जो है वो होता है कुआं। विद्या स्वयं में तत्सम शब्द है और सरस्वती का समानार्थी शब्द है। व्योम अंतरिक्ष का पर्यायवाची है और तत्सम शब्द भी है। ठीक है, छठा है चूरन का तत्सम। चूरन का तत्सम जो है वो चूर्ण होता है। चौर का तद्भव चोर होता है। चर्म का तद्भव चमड़ा होता है। ठीक है, और चक्षु जो है वो आँख को कहते हैं। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द है इसमें से व्याघ्र। शेर जो है सिंह का तद्भव है, और व्याघ्र जो है वो बाघ का पर्यायवाची भी है और इसका तत्सम भी है। ये व्याघ्र जो शब्द है ना, ये व्याघ्र ये बाघ का पर्यायवाची भी है और बाघ का तत्सम भी है। और बब्बर शेर तो भाई बब्बर शेर है। माँ का तत्सम जो है इसमें देखिए, माँ का जो तत्सम है वो माता और मातृ दोनों हो सकता है, और यही दोनों को आयोग ने दोनों को माना भी है। आपने सुना होगा मातृदेवो भव पितृदेवो भव, ये इस तरीके से आपने सुने होंगे। तो मातृ जो है वो संस्कृत का शब्द है, तो ये तत्सम है। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः भी आपने सुना होगा, तो ये भी माता शब्द भी जो है संस्कृत में माता शब्द का भी प्रयोग होता है और संस्कृत में मातृ शब्द का भी प्रयोग होता है। तो माँ के ये दोनों तत्सम हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसमें ए और सी दोनों ऑप्शन हो सकता है, और आयोग ने इसका जो आंसर की दी थी उसमें ए और सी दोनों को इसका आंसर माना था। ठीक है, नवा प्रश्न है तद्भव शब्द है, इनमें से तद्भव शब्द छांटना है। तो वो है मानव, मनई, मनुष्य, मानो। तो इसमें मनई जो है वो तद्भव शब्द है। और इसके अलावा जो अगला प्रश्न है मनुष्य का जो एक चीज़ और देख लीजिए, इसमें मनुष्य शब्द है, तो ये मनुष्य का जो तत्सम होता है मनुष्य का वो मनुष्य ही होता है। ठीक है, इसका और मनुष्य का तत्सम जो होता है वो मनुष्य होता है। तो मनुष्य जो है ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव अगर आप पूछ दे आपका तो वो होता है मनुष्य, और यही मनुष्य जब हो जाता है तो ये तत्सम हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है तत्सम शब्द इसमें से निकालना है। ये क्लिष्ट, कठोर, कठिन, मजबूत।
तो ए विकल्प के अनुसार जो है आपका ए सही है, क्लिष्ट। ठीक है, ये कठिन शब्द है, लेकिन इसमें वर्तनी दोष है। ये क्लिष्ट जो है ना, ये क्लिष्ट शब्द नहीं होता है, ये शब्द होता है क्लिष्ट। ये ट होता है, ठ नहीं होता है। तो अगर कभी वर्तनी के हिसाब से अगर आपको शुद्ध करने को दे दे तो आप ये मत लिख के आ जाइएगा क्लिष्ट। ये है क्लिष्ट सही। पेपर में जो आपके लिखा था वो ये लिखा था क्लिष्ट, तो क्लिष्ट नहीं है, लेकिन विकल्प के हिसाब से ये क्लिष्ट सही है, कठिन का तत्सम है। लेकिन क्लिष्ट के स्थान पर जो शुद्ध शब्द प्रयोग होता है वो होता है क्लिष्ट होता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला पेपर है यूपी आरओ एआरओ मेन 2013। मुद्री का तत्सम है मुद्रिका। मुद्री का अर्थ होता है अंगूठी। ये अवधी भाषा का शब्द है और इसका तत्सम जो होता है वो मुद्रिका होगा। प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, जल्दी लांगे अचज नाही, आपने सुना होगा। तो ये है। और अगला प्रश्न जो है इसमें वो है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव जो है वो है भंवरा, और भंवरा शब्द तद्भव है। इसमें विकल्पों में मधुप मधुकर का और भ्रमर भंवरा का तत्सम रूप है। ठीक है, श्रृंगार शब्द का तत्सम है तो श्रृंगार, इसका जो श्र है वो ये है श्रृंगार। इसमें ये श्रृंगार गलत होता है, इस तरीके से श्रृंगार नहीं लिखा जाता। ये भी श्रृंगार और श्रृंगार ये तीनों वर्तनी के हिसाब से गलत है, ये वर्तनी के हिसाब से सही है, इसलिए श्रृंगार का श्रृंगार होता है। दरअसल क्या है कि जो श्र शब्द होता है ये मिश्रित शब्द होता है, और ये बनता कैसे है? ये श, बड़ा श, रुकिए मैं बताती हूँ। ये हो गया आपका श्र है, ये श्र बनता कैसे है? ये बड़ा श और धन र, ये जो र है, ये वाला र, यही र यहाँ पे रेफ के तौर पे लग जाता है। और जो संस्कृत में जो इसको लिखा जाता है फिर ये इस तरीके से लिखा जाता है, ये होता है श। इस श का केवल इतना पार्ट लिखा जाता है, ये हटा दिया जाता है, ये होता है, और इसी में र लग जाता है नीचे, तो ये श्र हो जाता है। इसी तरह से क में जब नीचे र लगता है तो जैसे क्र बनता है, उसी तरह श में नीचे लग के श्र बन जाता है। और जब इसी में री, ऋषि वाला री की मात्रा जब लग जाती है तो वो री बन जाता है। तो इसीलिए यही वजह है कि ये जो श्र है ये इतना ही होता है। जब आप इस तरह से करके लिख देते हैं तो ये दो री आप एक साथ प्रयोग नहीं कर सकते हैं, री की मात्राएं दो एक साथ प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए ये व्याकरणिक और आपका वर्तनी के तौर पे ये अशुद्ध हो जाता है। इसलिए श्रृंगार का जो मूल शब्द है वो इस तरीके से लिखा जाएगा, श्रृंगार। तो यही है तत्सम शब्द आपका। ठीक है, दीर्घ का तत्सम होता है दृष्टि, और कुदीठ का मतलब होता है कुदृष्टि। इसी प्रकार बैन शब्द वचन का तद्भव रूप होता है। ये सब इससे मिलते जुलते शब्द हैं इनमें। ठीक है, कौन सा शब्द तत्सम है? शुश्रूषा, सुन्नर, अपजस, अक्षर। तो इसमें शुश्रूषा शब्द जो है वो तत्सम शब्द है। तो सुन्नर, सुन्नर शब्द जो है वो सुंदर का तद्भव है। अपजस शब्द जो है वो अपयश का तद्भव है। अक्षर जो है वो अक्षर का तद्भव है। ठीक है, और फिर अगला पेपर है हमारा यूपी आरओ यारो प्री 2010। निम्न में से तत्सम शब्द हैं कान, मुख और दांत। तो इसमें जो तत्सम शब्द है वो है मुख, तो दिए गए विकल्प में मुख तत्सम शब्द होगा। ठीक, मुख का तद्भव जो होता है वो होता है मुंह। जिह्वा जो है वो जीभ का तत्सम है, जीभ का तत्सम हो गया हमारा जिह्वा। दांत का होता है दंत, ये बहुत सरल सा है, ये आप जानते हैं। दांत के और भी पर्यायवाची होते हैं, जिसको कहते हैं दशन, द्विज और मुखक्षुर कहते हैं। मुखक्षुर, मुखक्षुर। अगर दांत की पर्यायवाची पूछ ले तो मुखक्षुर पूछता है कई बार, अच्छे पेपर आईएएस वगैरह के पेपर में पूछा है एक दो बार का। मुखक्षुर क्या है कि मुखक्षुर का अर्थ इनमें से क्या होता है? तो दांत के लिए मुखक्षुर शब्द का है ये एक बहुत अच्छा। रदन और रद भी कहते हैं इसको, रदन और रद भी दांत के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो कान, जीभ, मुख, दांत। तो मुख जो है इसमें ये तत्सम शब्द है। अंगीठी का तत्सम है अंगिष्ठिका। कौन सा शब्द तद्भव है? मधुप, मधुकर, भ्रमर, भंवरा। तो भंवरा जो है वो आपका तद्भव शब्द है। कौन सा तद्भव है इनमें से? तो दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, सूरज। तो सूरज का तद्भव, सूरज एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो होता है वो होता है सूर्य।
दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं और अन्य पर्यायवाची और भी हैं इसके। तो पर्यायवाची चूंकि आपको पढ़ना नहीं है तो इसलिए पर्यायवाची बता करके कोई अर्थ नहीं है इनमें से अभी फिलहाल। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द हैं तो ये है इसमें गरम, नरक, नरम, तीर्थ। तो जो तत्सम शब्द है वह है तीर्थ। तीर्थ का जो है तीरथ होगा, तद्भव इसका तीरथ बनेगा। तीरथ का तत्सम तीर्थ होता है। तत्सम नहीं है इनमें से आँख, नयन, नेत्र, दिग। तो आँख नहीं है इसका। आँख जो है वो अक्षी शब्द होता है, अक्षी एक शब्द होता है, उसका आँख उससे बिगड़ करके आँख शब्द बन गया। सिंगार का तत्सम देखिए फिर आ गया, तो इसका जो तत्सम है वो है श्रृंगार। मात्रिक ध्यान अवश्य रखिएगा आप। 8वां है प्रश्न इसमें हल्दी का तत्सम है, तो हल्दी का हरिद्रा। खंडहर को कहते हैं खंडगृह। गेहूं का तत्सम गोधूम होता है। यूपी आरओ मेन 2010 कौन सा त्रुटिपूर्ण है? इसमें से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? ये तत्सम तद्भव के युग्म दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा त्रुटिपूर्ण है। इसमें पहला है क्षीर, खीर, तो ये सही है। दही, दही ये गलत है क्योंकि दधी होता है। दधी तत्सम शब्द है और दही जो है वो तद्भव शब्द है, तो दही दही नहीं होगा, ये होगा दधी, दही। अगर तब होता तब ये सही होता। फिलहाल इस त्रुटिपूर्ण है पूछा गया है तो इसमें दही और दही ये त्रुटिपूर्ण है। मक्खन का तत्सम होता है मृक्षण। अगला प्रश्न है हमारा तत्सम शब्द इसमें से भी छांटना है। करोड़, तेल, पीपल और दिन। तो इसमें जो है ये सभी तत्सम शब्द हैं, सॉरी इनमें से कोई भी तत्सम शब्द, क्योंकि करोड़ जो है करोड़ तद्भव शब्द है। करोड़ का तत्सम होता है कोटि। तेल का जो तत्सम है वह है तैल, इस पे 2 मात्राएं चढ़ जाती हैं, उसको कहते हैं तैल। दिन का तत्सम जो होता है वो होता है दिवस, और पीपल का जो तत्सम है वो होता है पिप्पल। तो ये प्रश्न जो है पूरी तरीके से आपका गलत है। इसमें पूछा है कि इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है, तो इनमें से तत्सम शब्द कोई नहीं है। ये चारों के चारों जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये तद्भव शब्द हैं। तद्भव नहीं है तो इसमें जो खरपर है ये तद्भव नहीं है। खरपर तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव होता है खप्पर। ठीक है। तुरंत का तत्सम होता है त्वरित। आज का होता है अद्य, और धीरज का होता है धैर्य। ठीक है। कौन सा त्रुटिपूर्ण है ये भी दिए हुए हैं, युग्म दिए हुए हैं, इसमें से बताना है त्रुटिपूर्ण कौन सा है। तो वचन, बैन, हाँ, कपाट, कपड़ा, पुराण, पुराना, गंभीर, गहरा। तो कपाट और कपड़ा ये गलत है क्योंकि कर पर होता है, और कपाट के लिए जो है वो कपड़ा के लिए कर पर होता है और कपाट के लिए किवाड़ होता है। तो ये दोनों जो है ये गलत है। देवर का तत्सम है द्विवर। यूपी आरओ स्पेशल प्री 2010 कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? जिसमें मोती जो है वो तत्सम नहीं है। देखिए अब मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं तो, और इस तरीके से केवल व्याख्याएं होती रह जाएंगी। आपको जो प्रश्न डाउट लगता है, जो नहीं समझ में आता है, उसको प्लीज़ आप इसके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि मैम ये इस ईयर का ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, आप हमें समझा दीजिए। मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही समझा दूंगी। अभी मैं इसको थोड़ा जल्दी करने के कारण मैं इसे पढ़ देती हूँ। आप इसे पॉज करके वीडियो या स्क्रीनशॉट ले करके आप देख लीजिए, या फिर आपको अगर PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। समय बहुत कम रह गया है इसमें, और ऐसे में PDFs आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं आपके लिए। चलिए तो देखते हैं कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। अग्नि, घोटक, घट, मोती। तो इसमें मोती जो है वो तत्सम शब्द नहीं है। मोती का तत्सम होता है मौक्तिक। मौक्तिक होता है मोती का तत्सम शब्द। पलंग का तत्सम होता है पर्यंक। देवर का द्विवर। और इनमें से तद्भव है, तद्भव शब्द है दिन, दिन, अंधकार, स्कंध, कपास। तो इसका जो तद्भव है वह है कपास। कपास, और इसका तत्सम जो होता है वो होता है करपास। जो ऑप्शन है उसको मैं बताते चली हूँ। बाकी 3 पर आप गौर कीजिएगा, खुद से नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ आप पूछ लीजिएगा, किसी तरीके का डाउट मत रखिएगा अपने अंदर। 5वां है अकार्य शब्द का तद्भव रूप है। तो अकार्य का जो अर्थ का जो तद्भव है वो है अकाज। ठीक है। टकसाल का तत्सम रूप होता है टंकशाला, और
टकसाल, जो वही जहाँ पे नोट हमारे छपते हैं उसको टकसाल कहते हैं, उसका जो मूल शब्द है वह है टंकशाला। और अगला प्रश्न है हमारा, अखरोट का तत्सम है अक्षोट, इनमें से तत्सम शब्द हैं। अगला प्रश्न जो है इसमें से तत्सम शब्द खोजना है 8वां। तो इसमें है भैंस, 12 सच और पाद। तो तत्सम जो है वो है पाद, पैर इसका जो है वो तद्भव है। ठीक है। और माँ, देखिए इसमें भी 12 शब्द का प्रयोग है ना, 12। तो ये 12 मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक संख्याओं में एक को छोड़ करके बाकी जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी तद्भव होती हैं। तो ये तो वैसे ही तद्भव हो गया। ठीक है। भैंस जो है महिष होता है, सच का सत्य होता है। पाद जो है ये मूलतः संस्कृत का शब्द है, पैर के लिए प्रयोग होता है इसका। माँ का तत्सम है मात्र, यहाँ पर माता नहीं दिया है, माता श्री दिया है, तो माता श्री नहीं है तत्सम शब्द। माता श्री बाद में ये बिगड़ा हुआ रूप है। मात्र इसका मूल शब्द है, तो इसमें मातृ ऑप्शन ही सही होगा केवल। गोबर का तत्सम है गोमय, गोबर को संस्कृत में गोमय कहते हैं। यूपी आरओ स्पेशल मेन 2010, पर्ण का तद्भव है पत्र, त्रुटिपूर्ण युग में इसमें से छाटना है, तो गोमय गोबर सही है। क्षीर खीर सही है। सपत्नी सौत सही है। पर्यंक के लिए पटरी नहीं है, पर्यंक जो है पलंग को कहते हैं। अंगीठी का तत्सम अंगिष्ठिका, त्रुटिपूर्ण युग में है इनमें से, तो इनमें से कोई भी वो नहीं है, इसमें से ये सभी सही दिए हुए हैं, इनमें से कोई भी त्रुटिपूर्ण नहीं है, क्योंकि घृत का घी होता है, उष्ट्र का ऊंट होता है, त्वरित तुरंत के लिए होता है, तिक्त तीता होता है। ठीक है। तो ये चारों सही हैं ऑप्शन, इनमें से कोई भी त्रुटिपूर्ण नहीं है। तद्भव शब्द है इनमें से, तो सूरज ये तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होता है वो होता है सूर्य। तद्भव शब्द है इनमें बंदर। ठीक है। और वानर, पवन, पर्यंक और बंदर, क्योंकि ये वानर जो शब्द है यहाँ पर लिखा हुआ है आपने जो ऑप्शन ए है ये वानर, तो वानर का ही तद्भव होता है ये बंदर, तो हमारा जो तत्सम शब्द है वह है बंदर। ठीक है। पवन जो है वो संस्कृत भाषा का मूल शब्द है, तो ये आपका तत्सम शब्द है। पर्यंक भी है, तो पर्यंक का भी आपने ऊपर पढ़ा कि इसका जो बिगड़ा हुआ रूप है माने तद्भव जो होगा वो पलंग होगा, तो इसलिए बाकी सभी संस्कृत के शब्द हैं, और बंदर जो है ये वानर का तद्भव रूप है। ठीक है। यूपी लोअर सबॉर्डिनेट मेन 2015। अब यहाँ से हम एक एक लाइन में हम पढ़ते चलते हैं। अब तक आरओ चल रहा था, ये चूंकि आपका परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसमें ऑप्शन सहित मैंने बोल दिया है, और चारों ऑप्शंस लिख दिए हैं। आपको जिसका जो न समझ में आएगा वो आप पूछ लीजिएगा। इसके अतिरिक्त भी अगर आप कहीं कुछ पढ़ रहे हैं और आपको नहीं समझ में आता है तो आप वो भी पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यूपी लोअर सबॉर्डिनेट मेन 2015, पत्थर का होता है तत्सम प्रस्तर, डंडा का दंड, सुई का सूची या सूची का धरती, धरित्री, सियार का श्रृगाल। यूपी लोअर सबॉर्डिनेट मेन 2009, गोबर का गोमय, हल्दी का हरिद्रा, सियार का श्रृगाल, लंगोट का लिंगपट, महुआ का मधुक। यूपी लोअर सबॉर्डिनेट मेन 2008, देवर, द्विवर, ससुर, श्वसुर, सौत, सपत्नी, जेठ, ज्येष्ठ। यूपी लोअर सबॉर्डिनेट स्पेशल मेन 2008, बहरा, बधिर, जिजमान, यजमान, ओठ, ओष्ठ, धुआं, धूम, अमी, अमृत। यूपी लोअर सबॉर्डिनेट मेन 2006, कोख, कुक्ष, पीठ, पृष्ठ, बिरसना, विस्मृत, छठा, षष्ठ। इसके बाद से फिर है यूपी लोअर सबॉर्डिनेट मेन 2014, पत्थर, प्रस्तर। देख रहे हैं 15 और 14 इन दोनों में मेन में पहला प्रश्न ही एक है, सेम है। अब आप इसी से अंदाजा लगाइए कि कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं हमारे पिछले प्रश्न पत्र। पत्थर, प्रस्तर, भूख, बुभुक्षा, मिट्टी, मृत्तिका, कड़वा, कटु, कंधा, स्कंद। गेहूं, गोधूम, नीम, निम्ब, खेत, क्षेत्र, आंसू, अश्रु, दही, दधि। अचरज, आश्चर्य, गंवार। यूपी लोअर सबॉर्डिनेट मेन 2002, अचरज, आश्चर्य, गेहूं, गंवार, मौत, मृत्यु, कान्हा, कृष्ण, परगट, प्रकट। यूपी एपीओ मेन 2015, परस, स्पर्श, चाक, चक्र, घोड़ा, घोटक, पीपल, पिप्पल, तांबा, ताम्र। ये सभी तत्सम लिखे हैं, पहले तद्भव लिखे हैं फिर उनके तत्सम शब्द लिखे हैं। यूपी लोअर सबॉर्डिनेट मेन 2006, कोख, कुक्ष, पीठ, पृष्ठ, बिरसना, विस्मृत, छठा, षष्ठ। यूपी एपीओ मेन 2007, पत्थर,
ये पत्थर है, ये मैंने तत्थर लिख दिया है। पत्थर, प्रस्तर, साखी, साक्षी, नाच, नृत्य, माथा, मस्तक। यूपी एपीओ मेन 2006, मोर का मयूर, पोथी, पुस्तक, आग, अग्नि, चौथा, चतुर्थ, सौत, सपत्नी। सौत बहुत बार पूछ रहा है, देखिए। केस, केश, आग, अग्नि, आसमान, आकाश, घर, गृह, जबान, जिह्वा, बच्चा, वत्स। ये टोटल इतना हो गया एपीओ का, लोअर सबऑर्डिनेट, यूपी, आरओ, एआरओ। तो ये हो गया आपका, आज समाप्त हो गया दूसरे का। खंड बी का भी आपका जो खंड ख आता है हिंदी का ऑप्शनल वाला 60 नंबर का, उसका आपका ये एक और चैप्टर खत्म हो गया, तत्सम तद्भव। और जो अगला चैप्टर चलेगा आपका वो है विशेष्य और विशेषण का। उसके बाद से फिर हम वर्तनी शुद्धि पढ़ेंगे। मैंने आपसे कहा था वर्तनी शुद्धि, क्योंकि ये सभी आपकी वाक्य के और वर्तनी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप तत्सम शब्दों को जाने, तद्भव शब्दों को जाने, विशेष विशेषण क्या होते हैं ये जाने। तो आप जब पहले इनको पढ़ लेते हैं तो आपकी वर्तनी शुद्धि ऑटोमेटिक होने लगती है। तो इसलिए चलिए, ये हो गया आपका आज का चैप्टर ख़त्म। अगले वीडियो में हम आपको मिलेंगे विशेष्य और विशेषण के साथ। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो फिर आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए दोस्तों के साथ। अपने व्यूज़ जो हैं आपके, आप हमारे वीडियो के लिए, उसको ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो उसको भी बताइए, और जिससे कि हम आपको और बेहतर चीज़ें प्रोवाइड करा सकें। चलिए, और तब तक के लिए फोकस रहिए और स्टडी करते रहिए। और साथ ही हाँ, देखिए लोअर का भी नोटिफिकेशन आ चुकी है, और इसके साथ ही साथ लोअर के साथ साथ आपका यूपी पीसीएस का प्री का आंसर की भी आ चुकी है। तो फटाफट अपनी आंसर की मिला लीजिए। एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स क्या होंगी इसके बारे में सर ने वीडियो डाल दिया है, और इसकी नोटिफिकेशन की भी पूरी डिटेल के साथ वीडियो आपकी जो है आपको आपके इनबॉक्स में मिलेगी। तो उसको देखिए और अपने आगे की तैयारी के लिए भी फोकस रहिए। तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड बी फोकस्ड। थैंक यू।